नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरे। नजर डालेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी के पुरोला में लफ्जियात के हंगामे के बीच 15 जून को महापंचायत होनी थी। इससे पहले ही पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। महापंचायत को देखते हुए नगर में रह रहे मुस्लिम समुदाय के 3 परिवार कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। इस बीच सीएम धामी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इसके लिए सभी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जो रक्तदाता रक्तदान करेंगे, प्रदेश सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। इसके साथ ही कॉलेज और सभी गांव में 100% रक्तदान होने पर सभी को सम्मानित किया जाएगा। देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन की थीम पर आधारित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में रक्तदान में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया। देखिए, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और 1 अक्टूबर को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले साल हमने टारगेट रखा था 1.5 लाख लोगों का रक्तदान शिविर लगाने का, जिसमें कि हमारा टारगेट ये हुआ कि 1,86,000 लोगों ने हमारे राज्य में रक्तदान किया है। ये रक्त पोर्टल जो हमारे राज्य का है और भारत सरकार का है, उसका टारगेट था 50,000 लोगों का, लेकिन उत्तराखंड राज्य में लगभग 86,000 लोगों ने उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। इस बार हमारा टारगेट यह है कि हम 3 लाख लोगों से पूरे राज्य में जो है रक्तदान कराने का एक टारगेट रखा है और 1.5 लाख लोगों से हमने स्वैच्छिक रक्तदान पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन कराने का टारगेट रखा है। मुझे आशा और विश्वास है कि जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे ग्राम सभाएं हैं, हमारे NGO हैं, हमारे पत्रकार मित्र हैं और विभाग के लोग हैं, ये सब मिलकर जो है इस लक्ष्य को जरूर पार करेंगे। और साथ में हमने इस बार ये भी 2 टारगेट आपने रखे हैं कि जिस कॉलेज के 100% स्टाफ और बच्चे जो है हमारे राज्य के लिए रक्तदान करेंगे, उसको। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इन सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के रूप में हम सब का कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, आपको संरक्षण दें एवं सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। सरकार का दायित्व है और कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश कानून और संविधान के से चलता है। जिस तरह इस समय माहौल हो रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने पुरोला की घटना को लोकतंत्र पर संकट बताया। हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें
एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे, ये सरकार का दायित्व है। और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और मैंने बार बार कहा है, हम पंडित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं और नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है और कुछ कर्तव्य प्राप्त हैं। नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है, हर संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है। और मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है, जहां बीकेयू भानु गुट का 3 दिवसीय शिविर आरंभ हुआ है। वहीं शिविर में पहुंचे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोर शोरों से राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप का स्वागत किया और चिंतन शिविर में अपने विचार रखे। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन 2024 से पहले हो जाए, तभी हम मौजूदा सरकार के आने वाले चुनाव में साथ देंगे। 2024 से पहले किसान आयोग का गठन न होने पर हमें दूसरा विकल्प देखना होगा। कुमार, प्रतिशत उत्तराखंड भारतीय किसान भानु से, और जिला अध्यक्ष राजसी राजपूत कार्णी सेना मुरादाबाद से, और जिला अध्यक्ष भारतीय किसान भानु मुरादाबाद से ग्राम प्रधान भी हूँ। मौजूदा प्रधान हूँ, 300 वोटों से जीता हूँ। हमारा जो चिंतन शिविर लगता है, राष्ट्रीय शिविर जो 3 दिवसीय हरिद्वार में अलकनंदा घाट पे, उसका आयोजन किया गया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया गया। उसमें हमारी बहुत कार्यकारिणी मुजफ्फरनगर और तुम्हारा सहारनपुर, बुलंदशहर, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाओं से जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड के सारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश की उत्तराखंड की पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। इसमें चिंतन शिविर में एक किसान गठन आयोग की समस्या को लेकर हम 1 वर्ष से दे रहे हैं सरकार को, हमारा किसान गठन आयोग किया जाए, जिससे कि किसानों को शांति संपत्ति मिल सके। संतुष्ट पहले मांग के धरने के लिए समर्थन में तो हम कुछ नहीं कहते, टिप्पणी करते। हमने जो समर्थन जो दिया था उसको दे रहा है समर्थन, जो 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 सही है। हमारे ठाकुर माननीय ब्रिजभूषण सिंह जो किशनगंज के जो तुम्हारे सांसद हैं, कुश्तीगंज के अध्यक्ष, हमने समर्थन उनको दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो सच्चाई ब्रिजभूषण के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फालतू का आरोप लगाए जा रहे हैं, और वो आरोप जो है न्यायपालिका तय करेगी अगर हैं, और सुप्रीम कोर्ट को करेगा और जो पुलिस प्रशासन करेगा। इसमें हम टिप्पणी कोई नहीं करेंगे। 2 बहन बेटी। जसपुर में डिप्टी सीएमओ हरेंद्र मलिक के निर्देशन में आशा और एएनएम हेल्थ वर्करों की बैठक की गई, जिसमें जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक हितेश शर्मा ने हेल्थ वर्करों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो महिला वर्कर अच्छा कार्य करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारे जिले के एसीएम श्री हरेंद्र मलिक जी यहाँ पे आशाओं की और एएनएम्स की मीटिंग ले रहे हैं। जो हमारे फील्ड में वर्क होता है, मातृ और शिशु सुरक्षा से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित और हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर जो काम हो रहा है, उसके संबंध में सभी एएनएम से जो है समीक्षा मीटिंग की जा रही है, और भी अच्छा कार्य है जिसके द्वारा जनता को और अधिक से अधिक सेवा। G20 के कार्यक्रम को लेकर सरकारी महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक लगातार त्रिवेणी घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ पहले त्रिवेणी घाट पहुंचकर निरीक्षण किया, फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि त्रिवेणी घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य आरती में G20 की तीसरे बैठक के दौरान आने वाले विदेशी डेलीगेट शामिल हो गए। इसके
इसके लिए किसी भी प्रकार की कमी त्रिवेणी घाट के आसपास नहीं रहनी चाहिए। भाग्य उत्तराखंड को तीसरी बार मिल रहा है, यानी कि 3 बैठकें हम लोगों को यहाँ पे निर्धारित थी और निश्चित रूप से 2 बैठकें सफल यहाँ पे हुई हैं। तीसरी बैठक हमारे यहाँ होनी है 26, 27, 28 को जून को, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद कार्य हैं और यहाँ जहाँ हम करें त्रिवेणी घाट का वो स्थल है जहाँ पे गंगा आरती उन विदेशी मेहमानों के साथ होनी है। बहुत खुशी है इस बात की कि भी जो हमारे यहाँ गंगा आरती है जिसकी भव्यता और दिव्यता आगे तक बढ़ चुकी है। आपको याद होगा जब मैं इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष था, पूरे देश भर के जितने भी माननीय अध्यक्ष विधानसभा, उपाध्यक्षगण और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ यहाँ बहुत सुंदर आरती हुई थी और उसी कड़ी में इस बार भी G20 के उन विदेशी मेहमानों के साथ आरती निर्धारित हुई है। और इसके लिए जो भी हमारे काम हो, चाहे सिंचाई के हो, चाहे PWD के हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो या अन्य विभागों, नगर निगम और दूसरे विभागों से संबंधित हो, उनको समय 20 जून तक का दिया गया है। क्योंकि जिस दिन यहाँ गंगा आरती होनी है उस दिन उन विदेशी मेहमानों के साथ डिनर भी होना है, तो उसके लिए भी यहाँ जो तैयारियां MDDA के माध्यम से जो यहाँ पे हैंगर बनेगा उसके लिए भी हमने उनसे कहा। हालांकि उनको थोड़ा और समय इसलिए दिया है क्योंकि हैंगर पे बहुत पैसा खर्च होना है। और अल्मोड़ा के द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मदन बिष्ट ने कहा कि 1 या 2 दिन में बता दिया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला प्रदेश प्रभारी कौन बनेगा। आपको बता दें, देवेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस नेता और विधायकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को 2 फाड़ में बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने PL पूनिया को पर्यवेक्षक बनाया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायकों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। मदन बिष्ट से पहले प्रीतम सिंह और तिलक राज ने भी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज नहीं तो कल तो हटेंगे। हम आपको ये भी बता देंगे 1-2 दिन से, आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। क्या नाराजगी किससे? प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब CLP बनाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्से था, तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए यहाँ के इंसान। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अल्मोड़ा में मुख्य रूप से जागेश्वर और कटारमल सूर्य मंदिर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। CDO अंशुल सिंह ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि योग दिवस के माध्यम से मानस खंड के तहत जागेश्वर और कटारमल में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। सिंह धामी जी हमारी वो उसके चीफ गेस्ट रहेंगे। अध्यक्षता जैसे आपको पता है माननीय विधायक करते हैं। साथ ही साथ हम कटारमल में भी स्टेट लेवल प्रोग्राम करा रहे हैं, तो 2 जगह प्रोग्राम होगा। हमारा एम ये है कि इन प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो धाम है, मानसखंड के जो 2 धाम है जागेश्वर और कटारमल, उसकी टूरिज्म प्रमोट कर सकें और हमारी जो योग की हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी हम प्रमोट कर सकें। मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य होगा, इसको हम अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और इसकी जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारी योग की वैल्यूज़ हैं, जो हमारी जागेश्वर धाम की जो आस्था है, वो शहर देश। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से छुटकारा दिलाने के लिए राजधानी के 2 प्रमुख नदियों रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 साल में एलिवेटेड रोड बनेगा और शहर को जाम से राहत मिलेगी। इसको लेकर मुख्य सचिव SS संधू PWD के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। साथ ही इस रोड का विजिबिलिटी सर्वे भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि बिंदाल नदी पर ISBG के पास से एलिवेटेड रोड शुरू होगी। यहां से लालपुल चौक, कांवली पुल, बिंदाल
तिराहा से मैक्स अस्पताल तक पहुंचेंगी। सड़क की कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। रिस्पना नदी पर रिस्पना पुल के पास एलिवेटेड सड़क शुरू होगी जो राजीव नगर चौक, चूना भट्टा, IT पार्क होते हुए नागल सेतु तक जाएगी। मिले एलिवेटेड रोड के इसमें कुछ मामला था, क्या कुछ मामला था? देखिए, सुनने में ऐसा आया है और सर्वे भी चल रहा है कि नदी रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। सर्वे चल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई लोगों को ये नहीं बताया है कि कितना चौड़ा होगा, कितना बड़ा होगा और कहां कहां से पानी लगेगा, किस जगह कॉलम बनेंगे, क्या बीच में बनेंगे, नहीं बनेंगे, कौन सी बस्तियां हटाई जाएगी। इस सिलसिले में हमने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की है कि इसको स्पष्ट करें कि एलिवेटेड रोड कहां से कहां तक जा रहा है और कितना बड़ा जा रहा है और किन किन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है और कितनी बस्तियों को हटाया जा रहा है। क्योंकि अगर बीच नदी के बीचों बीच में कॉलम बने तो पानी दोनों तरफ जाएगा और दोनों तरफ मलिन बस्तियां बसी भी हैं, उसमें हजारों लोगों का नुकसान होगा, उनके घरों में पानी भर जाएगा और वो बह जाएंगे। तो इन बातों पर हम लेकर माननीय पूर्व मंत्री विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में, आदेश चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे, हमने वार्ता करी है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपसे मीटिंग की जाएगी, तभी इसको काम को शुरू किया जाएगा। मलिन बस्तियां वर्ष 1977 से 80 के बीच में बसी। माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने आह्वान किया था कि ये गरीब लोगों, जहां बंजर भूमि पड़ी है उसको आबाद करो। लोगों ने आबाद करा और जब से मलिन बस्तियां लगातार बसी हैं और उसमें प्रत्येक कोई सी सरकार आई है, सबने काम किया है। ग्राम सभा ने काम किया है, नगर पालिका ने काम किया है, विधानसभा ने काम किया है, MP लोगों ने काम किया है और यहाँ तक देहरादून में तो MDDA और सिंचाई विभाग ने भी काम किया है। तो मलिन बस्तियां पहले से है, ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है। हजारों लाखों लोग यहाँ निवास करते हैं। सिर्फ मलिन बस्तियों की आड़ में लोग चुनाव के टाइम, चाहे नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, उसमें उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को CM धामी के निर्देशों पर आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको लेकर बीते दिन से ही सचिवालय में हड़कंप मचा रहा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पुरोला विधायक दुर्गेश दाल ने कार्रवाई का जायजा लेते हुए बताया कि मुख्यमंत्री का आभार जताया गया है। गौरतलब है कि हरमिंदर बवेजा पर आरोप है कि उन्होंने 35 रुपए से कीवी के पौधे को 275 रुपए की दर पर खरीदा, जबकि 77,000 पौधों के लिए किसी तरह की कोई निविदा नहीं की गई। उद्यान निदेशक पर मनमाने तरीके से उत्तराखंड में अदरक के बीज और हल्दी के बीज की दरों को बढ़ाकर महंगी दरों पर खरीदे जाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और प्रदर्शनी, जिसके तहत कई महोत्सव का आयोजन के नाम पर व्यय करने का आरोप लगा है। जिन महोत्सव को 4 दिन का होना था, उन्हें 3 दिन में ही पूरा कर अपने हित साधने का भी कथित आरोप है। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि उन्होंने इस मामले में काश्तकारों की शिकायत पर एक पत्र CM को सौंपा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि सस्पेंड के बाद उनसे बकाये की वसूली कब की जाएगी। देखो, उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं और उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक साहसपूर्ण डिसीजन लिया, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो देखिए, एक ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद भी, हिमाचल प्रदेश से ब्लैकलिस्टेड था, फिर भी उसके बाद वो यहाँ आया और जब यहाँ पे उसने पूरे हमारी उत्तराखंड की जो बागवानी थी, क्योंकि हमारी वो रीढ़ की हड्डी, उसको ही कमज़ोर कर दिया था। उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो साहसपूर्ण जो डिसीजन लिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और डिसीजन लेने के साथ साथ मैं एक डिमांड और भी करता हूं कि उस पर उसकी रिकवरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में वो चाहे किसी भी विभाग में हो, जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचारियों को तो मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई थी। तो मैं भ्रष्टाचारियों के बिल्कुल साथ में हूं। क्या आप मांग कर रहे हैं आप, क्योंकि सस्पेंड ही कोई कार्रवाई नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो सलाखों के पीछे? सी, I'll tell you one thing, this is the starting, right? ये फर्स्ट स्टेप है। मैं चाहता हूं कि उसकी रिकवरी हो और वो रिकवरी के साथ साथ उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि मेरे पास कई एविडेंस है और अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से जांच हो, उस स्तरीय जांच होगी, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं।
पिछले 15 वर्षों से निरंतर उत्तराखंड में निवास कर रहे लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने समर्थकों सहित तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट से मुलाकात की। इस दौरान चेयरमैन गित्ते ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाति प्रमाण पत्र के प्रभाव में नौजवान सरकारी नौकरी हेतु आवेदन नहीं कर पाता है और अपने आपको ठगा सा महसूस करता है। चेयरमैन गित्ते ने उत्तराखंड में पिछले 15 वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग की है। जाति प्रमाण पत्रों को लेके पिछड़ी जाति को, चाहे एससी को, चाहे एसटी को, इनको लेके बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाजपा की जनता को, क्योंकि पटवारी के द्वारा ये कह दिया जाता 1985 का अपना कोई रिकॉर्ड ला के दो यहाँ के रहने का, तब आपका जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। अब मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, 1985 का कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर किसी का पहले आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत हुआ पिछली जाति का या एससी का, तो अपना प्रमाण पत्र दिखा के अपना प्रमाण पत्र निर्गत करा सकता है। ये आज तक अपनी मनमानी करता है कुछ लोग इसमें बैठे हुए, जिससे कि आम पब्लिक को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और हम इस लड़ाई को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इसमें सीधा एक्ट में लिखा गया है, साइलेंट अटैक एक्ट है ये, उसमें लिखा गया है जिसके पास स्थायी प्रमाण पत्र होगा उसे जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर जब ये उत्तराखंड बन गया है तो उत्तर प्रदेश के एक्ट को भी नहीं मान रही है और उसके 85 का चाह रहे हैं कि 85 का कोई कागज ला के दिया जाए। और तहसीलदार साहब ने हमारे साथ बहुत पॉजिटिव बात की है और उन्होंने जो लोगों के प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए हैं, जिन लोगों के पहले बने हुए थे, उन्होंने अभी 4 प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश कर दिए हैं और वो कह रहे हैं सन 90 तक कोई ना कोई कागज हमें दे देंगे, हम उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे। अगर कहीं दिक्कत आएगी किसी को तो भाजपा की जनता से मेरी अपील है कि वो आके हमसे मिले, कहीं उनको दिक्कत आती है जाति प्रमाण। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ पौड़ी, एनआईटी के निदेशक, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सिंचाई विभाग की जल विद्युत परियोजना को अस्थायी तौर पर दी गई भूमि, श्रीनगर में बनने जा रही मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन और श्रीनगर में मौजूदा युकाडा की भूमि को एनआईटी को आवंटित करने को लेकर बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिससे कि एनआईटी उत्तराखंड समेत अन्य संस्थाओं का भी विस्तार हो सके। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जो आज निर्देश दिए गए थे, इसमें आयुक्त महोदय और विभिन्न विभाग भी मौजूद थे, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर डायरेक्शंस दिए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो एनआईटी के एक्सपांशन को लेकर, एनआईटी के कुछ पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को लेकर था। सिमिलरली जो नर्सिंग कॉलेज बनना है मेडिकल कॉलेज के साथ में, तो उसके लिए जो लैंड दी जानी है, तो इस तरीके के डिफरेंट इश्यूज से आपका रेलवे के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी क्लियर किया जाना था। नगर निगम के कई सारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसको लेकर भी डायरेक्शन दिए गए थे। तो हम लोग माननीय मंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में तेजी से उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं पहाड़ में कुछ स्थानों पर हुई वर्षों की फुहारों से राहत पहुंची है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून समेत 6 जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। तारीख को बात करें तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने वाली है। तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है,
तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना इस तरह की जो चीज़ें वो देखने को मिलती है और साथ ही आप देखते हैं जो कच्चा हाउसेस उनको कुछ डैमेज हो सकता है इतना विंड स्पीड में, या फिर जो लूज ऑब्जेक्ट्स है वो भी फ्लाई कर जाते हैं। तो ऐसे में यही है कि जब इस तरह की एक्टिविटी मिल रही है थंडरस्टॉर्म की और स्क्वाल की, तो उस समय लोगों को चाहिए कि वो जो है सुरक्षित जगह पे इंतज़ार करें जब तक कि ये एक्टिविटी आधा एक घंटा किसी लोकेशन पे चलती है ख़त्म ना हो जाए। तो इसका ध्यान रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात उसमें होगी नहीं। तो कल शाम में, आफ्टरनून में, इवनिंग में ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। जब आप 15 तारीख को जाते हैं तो 15 को थोड़ी हालांकि एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन उस दिन भी संभावना है कि जो स्क्वाल है मैदानी क्षेत्र वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के उससे लगे हुए जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें कहीं कहीं पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जो है जो विंड स्पीड है वो कहीं कहीं। और मेरे साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।